पढ़ा था फोर्स। तो फोर्स की बात करें तो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था पिछले क्लास में। तो फोर्स में हम लोग पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें हम लोग तो जो फोर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये फोर्स कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था, जिसमें से हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो 2 टाइप्स के पढ़े थे। कंटेक्ट फोर्स एंड नॉन कंटेक्ट फोर्स। नॉन कंटेक्ट फोर्स। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था इसमें कि जो फोर्स होते हैं, कंटेक्ट फोर्स जो होते हैं, ये जो होते हैं 3 टाइप्स के पढ़े थे, जिसमें टेंशन पढ़े थे, और फ्रिक्शन पढ़े, फ्रिक्शन के बारे में जाने थे, और नॉर्मल फोर्स। तो पिछले क्लास में हम लोग टेंशन और कंटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो बात करें अगर हम टेंशन पढ़े थे, नॉर्मल पढ़ चुके हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन की बात करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने बताया था कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और उस समय हमने बात की थी फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फ्रिक्शन है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन जो होता है कंटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है, जिसका डायरेक्शन जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल होता है या अलोंग द कंटेक्ट सरफेस होता है। ऐसे कहेंगे फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ कंटेक्ट फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ 2 बॉडीज। तो अब बात करें इसे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लें कि ये कोई बॉडी है, ये एक सरफेस, इस सरफेस पे कोई एक बॉडी रख दी है, ऐसे एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास m है। तो फ्रिक्शन 2 सरफेस है, ये एक सरफेस ये हो गया जो अर्थ का सरफेस, उसके ऊपर ब्लॉक रखे हैं तो ब्लॉक का एक सरफेस हो गया। दोनों के जो ये सरफेस जहां पे कांटेक्ट में है, अगर इनके बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि इनके बीच में एक फ्रिक्शन रहेगा। तो अब तो ये बात करेंगे फ्रिक्शन की। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं? तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड internal friction and internal friction and internal friction। तो 3 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। अब बात करते हैं हम लोग कि
ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? तो ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन, तो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में हम लोग कहें कि ये क्या होता है? तो जब भी दो सॉलिड के सरफेस आपस में या तो रिलेटिव मोशन करें या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रखते हो तो उन्हें हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब भी किसी भी सॉलिड, दो सॉलिड के सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो और उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है तो उन्हें हम कहते हैं कि वहां पे ड्राई फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा ड्राई फ्रिक्शन की डिफिनेशन। तो मैं बोल भी देता हूं, इट एग्जिस्ट व्हेन टू सॉलिड सरफेस आर इन कांटेक्ट अंडर द कंडीशन ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इट इज नोन आल्सो नोन एज कूलम्ब फ्रिक्शन एंड जनरली कॉल्ड फ्रिक्शन। तो जनरली इसको जो है जनरली कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन को हम लोग जनरली फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होते हैं? तो फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें कि व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होते हैं ये जनरली, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है ये जनरली दो एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे कहें इसको तो फ्लूइड फ्रिक्शन इज डेवलप व्हेन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव्स एट डिफरेंट वेलोसिटी एंड गिव्स बर्थ टू फिनोमेना कॉल्ड विस्कोसिटी। तो अगर दो फ्लूइड के सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे कि वहां पे जो फ्रिक्शन रहेगा उसको विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो फ्लूइड के सरफेस ही आपस में मोशन करें। अगर किसी फ्लूइड में अगर कोई सॉलिड बॉडी जाती है, जैसे मान लें कि ये, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में हम लोग लिक्विड फिल करते हैं, फ्लूइड। तो इसमें हम लोग लिक्विड फिल कर दिए। इस लिक्विड में अगर कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो नीचे जाना चाहेगा, और जब ये नीचे जाना चाहेगा तो फ्लूइड इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो नीचे जाने से इसे रोकना चाहेगा। तो जब भी सॉलिड और फ्लूइड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग के नाम से जानते हैं। तो विस्कस ड्रैग क्या होता है कि अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड सरफेस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर से सुन लें, अगर फ्लूइड के सरफेस और सॉलिड के सरफेस में रिलेटिव मोशन हो तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं विस्कस ड्रैग। अगला जो है इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। अब जानते हैं व्हाट इज इंटरनल फ्रिक्शन, व्हाट इज इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन की बात करें तो जब भी कोई सी सॉलिड के पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन के वजह से सॉलिड के हर एक पार्ट अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करता है, जिसके कारण एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जिसे हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन के
वजह से हमेशा एनर्जी की लॉस होती है। अगर बात करें कि एक स्फीयर है ऐसे, अगर इस स्फीयर पे हमने एक फोर्स लगा दिया, यहां से फोर्स की वजह से इस स्फीयर का कुछ पार्ट ऐसे डिफॉर्म होगा। अगर ऐसे कोई इसका पार्ट डिफॉर्म हो गया तो इस डिफॉर्म में बात करें तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी यहां पर क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट वेलोसिटी होने का रिलेटिव मोशन हो रहा है, और एक पार्ट दूसरे पर एक इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स की वजह से यहां पर एनर्जी की लॉस होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यहां पर इंटरनल फ्रिक्शन लग रहे हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अब कंटैक्ट फोर्स जिसमें होते हैं टेंशन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। पिछली क्लास में हम लोग टेंशन और नॉर्मल पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो जो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जाने कि जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। या कहें कि when the two surfaces are in relative motion or tendency of relative motion, the force which oppose the relative motion is called friction। और हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में यहाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। अब हम लोग जाना इसके बाद कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है। तो ड्राई फ्रिक्शन जो होता है जनरली इसको हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ड्राई फ्रिक्शन जब भी दो सॉलिड के सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रखते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं, या जनरली हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, जब भी फ्लूइड के दो एडजेसेंट लेयर आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटी, देन ए फोर्स इज डेवलप विच इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब हम जानते हैं विस्कस ड्रैग क्या होता है, कि जब भी किसी सॉलिड सरफेस और लिक्विड के लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो उनके बीच में उनका रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स डेवलप होता है, जिसे हमने विस्कस ड्रैग के नाम से जानते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन, तो इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है किसी सॉलिड को अगर डिफॉर्म कर दिया जाए तो उनके डिफरेंट पार्ट्स के रिलेटिव मोशन की वजह से उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, मैं रब कर देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग, तो हमने ये जाना कि ड्राई फ्रिक्शन, तो जनरली हमें ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। ड्राई फ्रिक्शन जिसे हम जनरली फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, ड्राई फ्रिक्शन। बाकी जो हम लोग फ्लूइड के फ्रिक्शन जिसे विस्कोसिटी कहते हैं उसके बारे में हम लोग एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो ड्राई फ्रिक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज ड्राई फ्रिक्शन? तो ये हम लोग जाना ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो अगर देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंटेक्ट सरफेस देन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बात करें अगर ऐसे कि ये एक बॉडी है, अगर किसी सरफेस पे एक बॉडी को रख दिए
अगर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फिर सुनने, अगर किसी सरफेस पर अगर कोई भी एक ब्लॉक रखते हैं, अगर सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन रहेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेंगे। तो अगर देखें, इस पे बात करें, तो ये जो है ब्लॉक, m मास का ब्लॉक अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। अगर इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे के साइड जो लग रहा है mg फोर्स लगेगा, जिसे वे पिछले क्लास में पढ़े हैं कि इसमें धरती माता जो है वो mg फोर्स से नीचे की तरफ बॉडी को खींचती हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कंटेक्ट फोर्स, जो कंटेक्ट में सरफेस है उनके जस्ट परपेंडिकुलर लगता है एक फोर्स, जिसे हमें नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये तो हो गए वर्टिकल में फोर्स। हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहे हैं, कि अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं तो इनके बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल में मोशन नहीं होगा, और वर्टिकल में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा था mg माइनस n इक्वल टू 0, जिसे हम लोग कह सकते हैं n इक्वल टू mg। तो यहां पे नॉर्मल जो फोर्स है वो mg के इक्वल होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जब भी दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहे हैं तो इसलिए यहां पे कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेंगे। दूसरा देखते हैं, आप देख भी सकते हैं कि फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने फ्रिक्शन को एडजस्ट करते रहता है। अगर बात करें ऐसे कि कह दें ऐसे कि एक रफ सरफेस पे, एक रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास m है, जिसका मास m है। अगर इस पे कोई फोर्स इधर से अप्लाई करते हैं F, या कहें कि इस पे कोई भी हम F फोर्स के से धक्का देते हैं, ऐसे जब भी धक्का देंगे तो ये इधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर इसके पास मूव करने की टेंडेंसी है तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा जो चाहेगा कि ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहे। और मान ले कि अगर फोर्स F था तो इस पे फ्रिक्शन नहीं लगा, इसके अंदर कोई भी मोशन करने की टेंडेंसी नहीं थी। अगर इस पे हम लोग फोर्स लगाए, जैसे मान ले 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, और मूव करने की कोशिश करेगी तो ये सरफेस इसको अपोज करेगा। ये मूव करने की कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये सरफेस इस पर एक इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये बॉडी और अर्थ सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो यहां पर जो फ्रिक्शन रहेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, जिसे हम लोग Fs से डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव मोशन जब भी नहीं होंगे तो वहां पर जो फ्रिक्शन रखते हैं उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब बात आता है कि डायरेक्शन किधर होगा, इससे डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होंगे, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो इनके डायरेक्शन हो गए, अगर ऐसे कहें कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लगाते हैं हम लोग। एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, F1 फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं हम लोग, इधर F2 फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर ये बॉडी की बात करते हैं, बॉडी चलना चाहेगी इस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में चलना चाहेगी, F रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये बॉडी जाना चाहेगी। अगर ये बॉडी F रिजल्टेंट की तरफ जाना चाहती है तो इसे रोकने के लिए, इसे रेस्ट में रखने के लिए एक फ्रिक्शन रहेगा जो इस फोर्स का अपोज करे। यही फोर्स मूव कराना चाहता है तो इस फोर्स का अपोज कराने के लिए हम एक ऐसा फोर्स लगाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर ये बॉडी मोशन नहीं करती है तो उस केस में इसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी
is such that the total force acting on it keep it at rest with respect to the body in contact. तो इन दो नेट रीजन F1 और F2 का जो नेट फोर्स लग रहा है, ये F रिजल्टेंट लग रहा है, इसका अपोज करने के लिए, ताकि बॉडी मूव ना करे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। यही फोर्स इसे बैलेंस करता है, जिस वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। और मूव नहीं कर रही है तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो अब हम लोग जान लिए कि स्टैटिक डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने अब तक जाना कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है। ड्राई फ्रिक्शन टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना कि अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी जाने कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन उधर होगा जिधर वो नेट रिजल्ट फोर्स ऑन द बॉडी को जीरो रखे, या कहें कि बॉडी को रेस्ट रखने के लिए उस पर नेट फोर्स जो जिधर रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन देखिए, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे इसमें जानते हैं। तो इसमें देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, धीरे धीरे अगर फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये जो बॉडी है ये मोशन करना चाहेगा, लेकिन इसे एक फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर देखा जाए कि 5 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये मूव करने लगती है। अगर इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दें, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दें m1 मास का, तो इसका मास टोटल हो गया m प्लस m1। और जब भी यहां पर मास रखते हैं तो 5 न्यूटन अब फोर्स लगाने पर यह बॉडी मूव नहीं करती है। देखा गया प्रैक्टिकली कि इसमें पहले ये बॉडी m मास 5 न्यूटन फोर्स पर मोशन कर रही थी, लेकिन जैसे ही m1 मास इस पे और पुट कर दिए तो इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी मूव नहीं करती है। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। फिर बॉडी मास इसके लिए हमें मास बढ़ा दिए तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ा, तब ये बॉडी मूव करती है। अगर एक और मास बढ़ा दे, इसमें m2 मास इस पे बढ़ा देते हैं, रख देते हैं, तो मास बढ़ गया, तो इसलिए हमें और फोर्स लगाना पड़ता है इस बॉडी को मूव कराने के लिए। तो इसके आधार पे कंक्लूजन निकाला गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। क्या समझे हम लोग कि जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। तो अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो ये कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू एस के नाम से जानते हैं, और एन ये जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जहां पर एफ एस जो होता है, जहां पर एफ एस जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और एन जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कंटेक्ट सरफेस। एंड म्यू एस जिसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम म्यू एस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने ये जाना कि जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो होता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस
इंटू एन। तो अगर बात करें कि अगर कोई भी एक हम ब्लॉक लेते हैं, जैसे मान ले कि ये जो है एक रफ सरफेस है जिस पे एक ब्लॉक रख दिए एम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg डाउनवर्ड लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, धरती माता जो फोर्स लगेगी वो mg डाउनवर्ड लगाएंगी, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कंटेक्ट की सरफेस के पर्टिकुलर एक फोर्स लगता है जिसे नॉर्मल फोर्स करते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये बॉडी वर्टिकल में भी मोशन नहीं कर रही है। अगर वर्टिकल में मोशन नहीं कर रही है तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है जिसमें n माइनस एम जी रखते हैं इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फोर्स जो आया वो mg के इक्वल आया, और इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो 0 है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल में मोशन नहीं हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर, वो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा। तो कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हमेशा 0 होगी। अगर इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करते हैं तो ये 0 नहीं होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ऐसे बात करें इस पे, तो अब हम लोग कह सकते हैं, इस पे देख सकते हैं क्वेश्चन। अगर मान ले कि एक ब्लॉक ऐसे है जिसको रफ सरफेस पे रख चुके हैं हम लोग, जिसका मास 5 kg है। अगर इस पे हमने एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो म्यू इक्वल टू 0. अगर इसको मान ले कि ये जो F फोर्स लगा है और इनके बीच में 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एक बात और हम लोग यहां जान लें कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो डिपेंड नहीं करता है सरफेस एरिया, ये जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेक्ट सरफेस होते हैं। तो जो भी कंटेक्ट में सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी होती है ये, उस पर डिपेंड करता है म्यू एस। तो कह सकते हैं कि म्यू एस जो डिपेंड करता है वो कंटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। तो अगर बात करें इस पे, तो इस ब्लॉक को देखें अगर, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अपवर्ड जो नॉर्मल लग रहा है n, तो जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि n-50, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो n-50 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 50 न्यूटन का इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और हमने जाना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस इक्वल टू n, और ये हो गया 0.2 इंटू 50 इक्वल टू
25, सॉरी, यहां पे जो आ गया ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पे, जो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है ये कितना आ रहा है? तो अगर देखा जाए 10 न्यूटन राइट साइड लग रहा है, तो 10 न्यूटन राइट साइड लग रहा है और 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड, तो उसे माइनस कर देंगे वेक्टर सम करते समय और देखा गया तो ये क्या आ रहा है? 0। तो कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आया? 0। तो नेट फोर्स आने की वजह से नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द, नो रिलेटिव मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो अगर किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो इस वजह से यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस इक्वल टू 0, सॉरी एफ एस इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स 0 है, इसलिए इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। तो अब हम कह सकते हैं इसमें कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। क्यों एक्सेलरेशन 0 होगा? क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में जो है रिलेटिव मोशन जो है नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स 0 है और जब भी नेट फोर्स 0 होता है तो फोर्स, नेट फोर्स 0 है और 0 को हम लोग कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पर मास 5 kg है तो ये 5 kg इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये 0 आया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो ये तो हो गया स्टैटिक का एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ खींचते हैं, तो हम लोग देखें इसमें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ खींचे, मान लें कि एक ब्लॉक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन जिसमें एक ब्लॉक है ये, जहां का मास 5 kg है और यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2 है। अगर इस पे फोर्स लगाए, इस पे हम लोग फोर्स वेरी करते हैं, एफ जो है इसको वेरी करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। हम लोग फोर्स को वेरी करते हैं, तो जब फोर्स वेरी करते हैं तो देखते हैं कि अगर इस पे कोई फोर्स नहीं रहा था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। जैसे जब फोर्स बढ़ाते गए तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा और वो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आया वो आया 10 न्यूटन। जो अभी हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया, जो फ्रिक्शन इनमें आ रहा है वो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आया। तो अब हम लोग फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स और फ्रिक्शन में ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इधर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और इधर लेते हैं फोर्स। फोर्स जब 0 था तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी नहीं था, जिसके वजह से इसका फ्रिक्शन भी 0 था। जैसे जैसे हमने फ्रिक्शन बढ़ाया, सॉरी जैसे जैसे हमने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सेल्फ एडजस्टेबल होती है। तो सेल्फ एडजस्टेबल होती है तो फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह आती है और फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक ऐसे ग्राफ आता है और एक समय ऐसा आता है तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है और इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद से थोड़ी भी हम फोर्स और ज्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे ऐसे कहें कि इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाए, ये मूव नहीं किया, 2 न्यूटन लगाए, मूव नहीं किया। अगर चाहे तो एक टेबल बना सकते हैं, फोर्स
और फ्रिक्शन में, फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन में और एक्सेलरेशन में हम एक टेबल बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें, अगर इसमें देखा जाए तो ये जो फोर्स है जब जीरो था तो फ्रिक्शन भी जीरो था और एक्सेलरेशन भी जीरो था इसका। अब इसको एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये भी 2 न्यूटन हो गया, अपोज करेंगे क्योंकि बॉडी अभी मोशन नहीं कर रही है, ये जीरो। 4 न्यूटन का फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो गया, ये जीरो। 8 न्यूटन का लगाया तो ये भी 8 न्यूटन हो गया और ये जीरो आ गया। अगर इसको 10 लगाए तो ये भी 10 हो गया क्योंकि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ रही तो ये भी 10 होगा, वेरी कर रहा है। और इस समय भी यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 11 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जो फ्रिक्शन है वो तो 10 रहेगा, ये तो 10 रहेगा क्योंकि इससे अधिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए वो 10 रहेगा। अब डिफरेंस कितना आया तो F माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही नेट फोर्स होगा जिसे mx से ही लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर ये आ गया 11 माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू ए। तो यहां से कैलकुलेट करते a इक्वल टू 1/5 मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव करेगी। तो एक्सेलरेशन क्या आया 0.2। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ती है, अब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। तो जब बॉडी मूव करती है तो इसके बारे में हम, जब बॉडी मूव करेगी तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप बढ़ने लगता है और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। उससे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन से पहले जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब तक जितने हम लोग पढ़े स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं कहां डाउट है, लेकिन आपका रिस्पांस जरूरी है। ऐसा ना लगे केवल मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं। बेसिक लेक्चर है, आप इसमें भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, इसलिए रिस्पॉन्स आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें हम लोग तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन से पहले हम लोग जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो अभी हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया था, ऐसे ग्राफ आया था, फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन में ग्राफ ड्रा किए थे। तो जो ग्राफ हमारे मिला था वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आई थी और इस स्ट्रेट लाइन की पे जो है कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई थी और जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। अगर इससे अधिक फोर्स लगा दें हम लोग, यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे फोर्स और फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई थी। अब इससे अधिक अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी मूव करने लगती है। तो अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं तो अगर किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो होता है
की वजह से उस बॉडी के दोनों बॉडी और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन आता है जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, अगर बात करें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यही मैक्सिमम है, इसके बाद बॉडी मूव करने लगती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर इसको डिफाइन करें ऐसे, द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एक्ट करता है, और जैसे ही बॉडी मूव करने वाली है तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ऐसे कहें हम लोग कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये पॉइंट जो गया इसी कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये बताएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इससे अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती है, ये लिमिट हो गई। अब इस लिमिट के बाद अगर कोई भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन करती है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर किसी बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब फोर्स अधिक लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करती है, और उसकी बॉडी मूव करती है, और मूव करने के वजह से उसकी फ्रिक्शन जो है ऐसे घट जाता है, ऐसे घट जाता है। और जब इसकी फ्रिक्शन घट जाता है तो उस समय हम लोग इसको काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करें हम लोग तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन करते हैं। ऐसे कहें कि वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने कुछ इसके पहले ब्लॉक देखा था, तो एक ब्लॉक को हम लोग सरफेस पे रख दिए, अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी मूव करने लगती है, फोर्स लगाए इस पे एफ फोर्स लगाए और ये बॉडी मूव करने लगती है, तो इनके बीच कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जिसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करते हैं। तो अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये क्या होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। तो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, मींस काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है म्यू के, जिसे हम कहते हैं म्यू के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये केवल दो कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है।
दोनों कांटेक्ट सरफेस की एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर देखें यहां पर तो ये जो है दो कांटेक्ट सरफेस है और इनकी एरिया कांटेक्ट में, ये एरिया कांटेक्ट में है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये केवल डिपेंड करते हैं दो सरफेस के कांटेक्ट में, दो जो कांटेक्ट में रहने वाले सरफेस के नेचर पर केवल डिपेंड करते हैं। तो कह सकते हैं कि म्यू के एंड म्यू एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। म्यू के और म्यू एस जो होते हैं कांटेक्ट एरिया के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फिर फोर्स लगता कैसे, काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो अगर इस सरफेस को हम जूम कर दें, क्या कर दें, जूम करते हैं, मान लेते हैं 64 टाइम्स इसको जूम करते हैं, 64 टाइम्स। तो अगर इसको देखें तो कुछ सरफेस ये ऐसे दिखाई देता है, ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक का जो सरफेस दिखाई देता है वो कुछ इस टाइप का भी दिखाई देता है, और नीचे का जो सरफेस है कांटेक्ट में वो जो हमें दिखाई देता है वो कुछ ऐसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। तो जूम करने के बाद हमें जो ये दिखाई देता है, ये जूम करने के बाद ये जिसे हमने जूम किया यहां से, तो ये जूम करके ये दिखाई दिया हमें, और यहां से दिखता है कि दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। अगर ये इंटरलॉकिंग है, इसमें फोर्स ना आए तो ये पार्ट और ये पार्ट इंटरलॉक हो चुके हैं, तो ये मूव नहीं करना चाहेगा। तो जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगते हैं वो कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो इंटरलॉकिंग पर डिपेंड करता है। और ये दोनों कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो रहा है। तो अगर कहें ऐसे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इंटरलॉकिंग, ये फर्स्ट क्या हो गया, इंटरलॉकिंग, और जो सेकंड है वो जो होता है फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो ये दो कांटेक्ट सरफेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उनके वजह से भी हमें फ्रिक्शन मिलता है। तो कह सकते हैं फोर्स बिटवीन the molecules of contact surface, molecules of contact surface। कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड्स ऑन इंटरलॉकिंग between the contact surface and the force between the molecules of the contact surface। अगर कहें कि इसके मॉलिक्यूल्स पे एक फोर्स लगाते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाते हैं, और इनके वजह से भी हमें एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और यही फोर्स क्या करता है, बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, इंटरलॉकिंग एंड फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कांटेक्ट सरफेस। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन कहते हैं। और ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है, ये इससे अधिक फ्रिक्शन नहीं होती है, तो इस पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
और ये हमें दिख रहा है कि जैसे ही काइनेटिक मोशन स्टार्ट होता है तो इसकी वैल्यू घट जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है, और घटने के बाद वो कांस्टेंट होती है, जनरली कांस्टेंट होती है, और इसको कहते हैं काइनेटिक रीजन, काइनेटिक रीजन बोलते हैं। तो आप ग्राफ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि इनिशियली फोर्स के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते हैं, और एक समय ऐसी वैल्यू आती है फोर्स की जिसपे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद जैसे ही फोर्स बढ़ाए बॉडी स्टार्ट कर देती है मोशन करना, और मोशन करने की वजह से उसकी फ्रिक्शन घट जाती है और वो कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट होती है। तो ये ग्राफ होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को दर्शाया गया। तो इसे आप नोट कर दें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो हम लोग डायरेक्शन अब बात करते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर कहें कि डायरेक्शन क्या होता है, तो कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन, अगर बॉडी इधर मूव करना चाहती है, बॉडी इधर मूव करना चाहती है, तो इस बॉडी को रेस्ट बनाने के लिए इस पे एक सरफेस, ये नीचे का सरफेस, इस पे एक फोर्स लगाएगा, और वो उसका डायरेक्शन जो होगा वो इस बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए यह बॉडी की वेलोसिटी इधर होगी, और इस वजह से इस पे जो एक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। तो कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेक्ट सरफेस। ऐसे आप चाहें तो लिख लीजिए कि इट इज अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इन कंटेक्ट। कहे कि ये ब्लॉक और ये सरफेस कंटेक्ट में, ये ब्लॉक अगर इधर मूव करना चाहता है तो ये सरफेस इस पे वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसका एफबीडी बनाए हम, तो एफबीडी ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा ऐसे, एफ फोर्स, ये बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये अर्थ सरफेस इसको पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स लाएगा, इस मोशन का अपोज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बात करें हम ब्लॉक से देख के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये जो कंटेक्ट सरफेस है, नीचे का कंटेक्ट सरफेस, ये कंटेक्ट सरफेस पे ब्लॉक एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसका डायरेक्शन जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, इस पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, सॉरी, इस पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा एफ के, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, हम न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितनी ये फ्रिक्शन फोर्स सरफेस में लगाएगा उतना ही सरफेस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ के और एफ के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो एफ के और एफ के की मैग्नीट्यूड सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो अब हम लोग डायरेक्शन भी जान चुके हैं। डायरेक्शन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग सॉल्व करने कुछ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है ऐसे, जिसे हमने रफ सरफेस पे रख दिया है, ये रफ सरफेस है।
इस पे हमने एक 1 kg का ब्लॉक रख दिया और इस पे जो है इधर वेलोसिटी दे दिया इसको 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हमने इसको दे दिया। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया, F इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। फिर सुन लीजिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें दो पे निकालना है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। तो हम इसे जानते हैं कि अगर इसका बॉर्डर FBD बनाए, FBD हम लोग बनाए तो ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक का मास 1 kg है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर मोशन करना चाहता है, ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट साइड मोशन करना चाहता है और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, F इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जो इस मोशन का अपोज कर रहा है। अगर देखा जाए तो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड जाना चाहता है, तो ये इसे रोकना चाहेगा और रोकने के लिए ये इस पर इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग कहें कि ये F1 है। ये क्या है, F1 है। क्यों ऐसे रहा है लेफ्ट साइड, क्योंकि बॉडी राइट साइड मूव करना चाहती है, तो इसे रोकने के लिए ये ग्राउंड इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। और आगे देखें इसको कि ये जो है ग्राउंड, ये ग्राउंड का सरफेस है। अगर देखा जाए तो ये बॉडी, इस बॉडी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये सरफेस राइट साइड जाना। अगर हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें, ब्लॉक पे बैठ के जाएं तो हमें ये सरफेस, ब्लॉक इधर जा रहा था, ये सरफेस बैक साइड लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाएगा, इसको इधर जाते हुए दिखाई देगा और इधर जाने की वजह से इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन जो है इधर होगा F2। तो कह सकते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कि ये ब्लॉक राइट साइड इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ग्राउंड ब्लॉक पे लेफ्ट साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस मीन सेम नेचर के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट बॉडी पे है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स सेम नेचर के हो, डिफरेंट बॉडी पे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। अगर ये रिएक्शन रिएक्शन पेयर है तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। मींस अगर F1 F2 में रिलेशन निकालें तो F1 इक्वल टू F2 क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग देखते हैं कि जो फ्रिक्शन होते हैं वो F1 इक्वल टू F2। मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन है F1 और F2 लग रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, डिफरेंट बॉडी पे हैं, सेम नेचर के हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो
F1 F2 एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अच्छे समझ लीजिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट, और फिर एक बार देखें कि इस ब्लॉक अगर अर्थ पे बैठ जाए, इस ग्राउंड के फ्रेम से देखें तो ग्राउंड के फ्रेम से ब्लॉक मूव करते हुए दिखाई देगा, और ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा, इस अपोज करने के लिए, मोशन का अपोज करने के लिए। अगर ब्लॉक पे बैठ जाए तो ब्लॉक पे बैठने के बाद ये सरफेस लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाई देगा, इसलिए इसको रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, मैं रब कर देता हूं। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि एक ब्लॉक है जिसे रफ सरफेस पर रखा गया है रेस्ट में। ये ब्लॉक जिसका मास m, और इसे एक नंबर देते हैं 5 kg। 5 kg का एक ब्लॉक है जिसे हमने सरफेस पे कांटेक्ट में रखा हुआ है, और इस पे हम लोग राइट साइड एक फोर्स लगाते हैं, इस पे एक राइट साइड पुल करते हैं F फोर्स से, इसे F फोर्स से पुल करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर इस पे फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इस ब्लॉक पे राइट साइड 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये बॉडी इधर मूव करना चाहेगी, जहां पे हमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी हुई है कि यहां पे जो म्यू एस की वैल्यू है वो 0.6 है, और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है। यह दिया हुआ हमें। अगर देखा जाए इसकी एफबीडी बनाएं तो एफबीडी बनाने पर हम देखते हैं ये 5 kg का है, तो 5 kg का है तो इस पे डाउनवर्ड धरती माता एक फोर्स लगाएंगी mg, और m 5 इंटू जी 10 मीन्स 50 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स रहेगा अपवर्ड n। इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट f, जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन। अगर इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक और काइनेटिक, तो यहां पे जो है बात करें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की या लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। म्यू एस इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं n-50 इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n इक्वल टू 50 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है वो हो जाएगा 50 इंटू 0.6 मीन्स 30 न्यूटन का इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अगर 30 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो अगर जो फोर्स अप्लाई किए हैं तो यहां से देख सकते हैं कि F इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से F की वैल्यू कम है तो यह ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। तो F माइनस इस बॉडी का अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, F एस मैक्सिमम यही अपोज करेगा। तो F माइनस एफ एक्स मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन 0 है। तो यहां से F इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स या कहें यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जो होगा एफ एस है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एस इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 5। तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो 5 न्यूटन का फोर्स रहेगा। अब सेकेंड इसमें अगर कहें, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन है F इक्वल टू 25 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट, अगर इस ब्लॉक पे F की वैल्यू 25 न्यूटन हो तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 30 है, 30 न्यूटन है, और जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो 25 न्यूटन, तो F लेस देन एफ एस मैक्स है। तो क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक, इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो F माइनस एफ एस इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में 0 होगा। अगर 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि F इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस जो आ गया वो F कितनी है 25। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 25 न्यूटन रहेगा। एक पार्ट और देखते हैं इसका, अगर F की वैल्यू 50 न्यूटन करते हैं, F की वैल्यू 50 न्यूटन कर दें, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 30 न्यूटन लग सकता है। तो यहां पर F इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, इट मीन्स रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस। रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, यहां पर रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो हमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मीन्स अब यहां पर म्यू के की वैल्यू हमें रखनी होगी, और रिलेटिव मोशन के केस में एफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू के एन, और म्यू के की वैल्यू जो है 0.5 है, और ये नॉर्मल जो है नॉर्मल कैलकुलेट किए 50 न्यूटन, और इनकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये 25 न्यूटन। तो अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे, यहां से आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी जो है रिलेटिव मोशन कर रही है, और रिलेटिव मोशन के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है। तो यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो 25 न्यूटन लगेगा। तो आप एक बार अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रफ कर दे रहा हूं इसे, रफ। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मान लें कि एक ब्लॉक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक ब्लॉक है, इसको एक रफ सरफेस पर रख दिए, इस ब्लॉक को रफ सरफेस पर रख देते हैं हम। ये 3 kg का है, ये 3 kg का, इसे रफ सरफेस पे इनिशियली एक रेस्ट में रखते हैं। अगर यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 ले लें अगर, और एक कांस्टेंट फोर्स यहां से अप्लाई करते हैं 37 डिग्री पे, यहां पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, F = 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो और यहां पे एंगल लेते हैं 37 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना मीन्स इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक ब्लॉक है 3 kg का, उसके ऊपर 37 डिग्री पे हम लोग 15 दिए गए फिगर के अनुसार हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.25 है। तो अगर इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर फाइंड करना है तो इसको और देखें इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ 30 न्यूटन लगेगा, 3 kg है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो धरती माता फोर्स आएगा वो 30 न्यूटन आएंगी। अपवर्ड में एक नॉर्मल लगेगा, तो अपवर्ड में एक नॉर्मल लग रहा है n, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 50 न्यूटन का एक कंपोनेंट इसे धक्का देगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और ये हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, और इसका कंपोनेंट एक डाउनवर्ड में आएगा, तो ये डाउनवर्ड में एक कंपोनेंट आया और जिसकी वैल्यू है 50 sin 37 डिग्री। अब इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। अब इस पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मान लेते कि इधर एक्सेलरेशन a है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इधर x है और इधर y है, तो y के अलोंग y इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो ये आएगा, देखा जाए तो डाउनवर्ड फोर्स y की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, 0, नेट फोर्स 0 लिखते हैं। अब तो 30 डाउनवर्ड प्लस यह भी डाउनवर्ड लग रहा है, 50 sin 37 डिग्री भी डाउनवर्ड लग रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस =0। तो n =30 प्लस 50 sin 37 की वैल्यू क्या होती है, कि इसको हम लोग अगर ऐसे देखें टेबल, तो ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ऐसे एंगल हो तो ये 5, ये 3 और ये 4 होता है। तो अगर देखा जाए तो sin 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये हो गया 3/5। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये 5, 10, तो ये आ गया 60 न्यूटन। नॉर्मल क्या आया, 60 न्यूटन आ गया, और नॉर्मल 60 न्यूटन आया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो केवल 50 cos 37 डिग्री लग रहा है, तो 50 cos 37 डिग्री लग रहा है। और ये वैल्यू अगर देखें तो 50
इंटू टेबल से यहां से देखें तो 4/5 और ये जो वैल्यू है 10, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 40 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग द एक्स डायरेक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? तो नॉर्मल निकालनी है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। एफ एस मैक्सिमम, मैक्सिमम का स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा म्यू एस एन, और म्यू एस जो है 0.3 है, 0.3 है, और नॉर्मल 60 मीन्स 18 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखें एफबीडी। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक हुआ, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ एस फ्रिक्शन लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रहा है, डाउनवर्ड 30 न्यूटन है, और नॉर्मल अपवर्ड जो कैलकुलेट कर चुके हैं 60 न्यूटन है, और डाउनवर्ड जो है 30 न्यूटन है। अब बॉडी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये ए से एक्सीलरेट इधर कर रही है। अगर अलोंग एक्स इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो एफ एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, और फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट इक्वल टू मास, मास जो है इसका 3 kg है इंटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब फ्रिक्शन, यहां पर कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि अप्लाइड जो फोर्स है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 18 है, मतलब बॉडी मूव करेगी। तो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है एफ के, और एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू को जो है 0.25 और नॉर्मल 60 है। तो कैलकुलेट कर दीजिए, नॉर्मल है, नॉर्मल 60 है, तो कैलकुलेट करें तो ये जब 15 न्यूटन का फोर्स देगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है 15 न्यूटन। तो 40 माइनस 15 इस इक्वेशन से यहां पर लिख दें तो ये हो गया 3 इंटू ए एक्स, ये आएगा 25 इक्वल टू 3 ए एक्स। तो एक्स इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन होगा। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, ये ध्यान से देखते हुए इसे नोट करिए। 2 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन भी देखते रहिए। नोट हो गया? तो अगर यहां पे हम लोग देखें रफ कर दे, तो यहां पर हम देखें 25/3 एक्सलेशन आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम फोर्स ऐसे लगा दें, एक ब्लॉक है जिसका मास 3 kg था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर इस पे फोर्स F जो है 50 न्यूटन इधर आते हैं 37 डिग्री पे, और इनकी वैल्यू दी हुई है
यहां पर म्यू की वैल्यू दी है म्यू एस इक्वल टू 0.3 और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.25 दिया हुआ है। अगर मान ले कि इधर बॉडी एक्सीलरेट करिए इधर ए से, तो हमने इस क्वेश्चन में अभी कैलकुलेट किया म्यू एस मैक्सिमम, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन कैलकुलेट किए थे वो आया था म्यू के म्यू एस एन और म्यू एस 0.3 था और 60 न्यूटन। आप नोट किए होंगे, पीछे भी देखिए, तो ये आया 18 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट किया था म्यू एफ के इक्वल टू 0.25 इंटू 60। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 15 न्यूटन का फोर्स आया था। अगर इसका एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी अगर बनाए इसका एफबीडी तो नीचे 30 न्यूटन, ऊपर तरफ नॉर्मल, इस फोर्स का एक कंपोनेंट रहेगा एफ साइन 37 डिग्री, सॉरी इस क्वेश्चन को हम लोग देखें साइन 37 डिग्री। ये पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में ये हमने कैलकुलेट किया था। अब इस क्वेश्चन को देखें और यहां पे जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स आएगा एफ कॉस 37 डिग्री। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे एफबीडी बना लिया और एफबीडी बनाया। पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन जो आया था 25 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, पिछले क्वेश्चन में आया था एक्सेलरेशन। अगर इसको एफबीडी बनाए तो 30 न्यूटन नॉर्मल ये आ गया। बॉडी इधर एक्सेलरेट करिए ए से, नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसका नॉर्मल कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स अलोंग वाई क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर मोशन नहीं हो रहा तो एन प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? एफ साइन 37 डिग्री माइनस 30 इक्वल टू 0। तो एन इक्वल टू 30 माइनस एफ की वैल्यू कितनी है? 50। तो एफ की वैल्यू जो है 50 है, तो 50 इंटू इसकी वैल्यू 3/5 कैलकुलेट अगर करें तो 30 माइनस 30 0। तो नॉर्मल कितना आया? 0। अगर नॉर्मल 0 आया तो यहां फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू एन। अगर एन 0 तो फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन 0 आ गया। अगर फ्रिक्शन 0 है तो इस बॉडी पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एफ कॉस 37 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन अलोंग एक्स। तो ये जो जगह 50 इंटू 4/5 इक्वल टू 3ax, तो ax की वैल्यू आएगी 40 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पिछले क्वेश्चन को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखें, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो आया था वो 25/3 आया था और सेकंड में जो आया ये 40/3 आया। अगर देखें इसमें
कि अगर बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं डाउनवर्ड की तरफ, तो एक्सेलरेशन कम आता है, अगर उसे पुल करते हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और पुल करने में कम फोर्स लगाती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह वैल्यू अधिक है, ये कम है। अगर ये कम है तो हमें दिख रहा है कि इस एक्सेलरेशन से मोशन कराने के लिए हमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, और यहां पर क्या होगा, मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कुछ को यही हम लोग रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो कुछ आप प्रैक्टिस भी करिए, तो घर से कुछ प्रैक्टिस करके आइएगा। अगले हम लोग क्लास में इसके आगे के देखेंगे, ठीक है।